किसी भी देश की सेना का काम होता है उस देश की रक्षा करना, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिसने अपने सैनिकों को प्रदर्शनकारियों में बदल कर रख दिया है। इस महीने की 6 तारीख को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का 86वां जन्मदिन था और इस मौके पर चीन के कुछ सैनिक लद्दाख के डेमचौक इलाके में भारतीय सीमा के पास पहुंच गए और उन्होंने झंडे और बैनर दिखाकर दलाई लामा का विरोध शुरू कर दिया और चीन के ये सैनिक 5 गाड़ियों में यहां पर पहुंचे थे और उनके साथ चीन के कुछ आम नागरिक भी थे। यह एक बहुत बड़ी घटना है जब चीन के सैनिक इस इलाके में पहुंच गए और आप सब जानते हैं चीन दलाई लामा से कितनी नफरत करता है। इस इलाके में यानी भारतीय सीमा के अंदर स्थानीय लोग दलाई लामा का जन्मदिन मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे और उन्हें रोकने के लिए चीन के सैनिक यहां तक पहुंच गए। अब आप तस्वीर देखिए। हाँ इस इलाके में सिंधु नदी बहती है और यही नदी यहां भारत और चीन के बीच एक सीमा का काम करती है, यानी सिंधु नदी के उस पार चीन है और इस पार भारत है। हालांकि लद्दाख के कई इलाकों की तरह इस इलाके पर भी चीन अपना दावा करता है और कहता है कि यह उसका इलाका है और इसी वजह से यहां भी कई बार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा घुसपैठ की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इसके अलावा डेमचौक और इसके पास मौजूद कोयुल गांव में बड़ी संख्या में दलाई लामा के अनुयायी रहते हैं और ये लोग हर साल दलाई लामा का जन्मदिन मनाते हैं और इसी वजह से चीन के सैनिक अक्सर यहाँ के गांव वालों से टकराते रहते हैं और उन्हें दलाई लामा का जन्मदिन मनाने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, चीन इस इलाके में अपने देश के चरवाहों को भी अक्सर भेजता रहता है क्योंकि लद्दाख में चारागाह बहुत कम है, इसलिए डेमचौक के चरवाहों और चीन के चरवाहों के बीच भी अक्सर भिड़ंत होती रहती है। लेकिन इस बार दलाई लामा के जन्मदिन पर इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे चीन अभी तक हजम नहीं कर पाया है। इस बार जो बिल्कुल नई बात हुई जिससे चीन और ज्यादा चिढ़ गया वो ये थी कि इस बार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर खुलकर सार्वजनिक तौर पर बधाई दी थी। इसके बाद भारत सरकार के कई मंत्रियों ने भी दलाई लामा को खुलकर सार्वजनिक तौर पर बधाई दी। ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई ये शुभकामनाएं चीन को भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा और साफ साफ संदेश था कि पिछले साल गलवान और लद्दाख में जो कुछ हुआ भारत उसे भूला नहीं है और ना ही भुलाएगा और चीन को जवाब देने के लिए भारत अब अपनी कूटनीति में बदलाव करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल और इस साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई नहीं दी, शुभकामनाएं नहीं भेजी। शी जिनपिंग का जन्मदिन 15 जून को होता है और यह वही तारीख है जिस दिन पिछले साल गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच आसपास इसी तारीख के आसपास खूनी संघर्ष हुआ था। इसके अलावा जब इसी महीने की 1 तारीख को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए तब भी भारत सरकार की तरफ से चीन की सरकार को कोई शुभकामना संदेश नहीं भेजा गया और ना ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा कोई भी शुभकामनाओं का संदेश चीन के राष्ट्रपति या चीन की सरकार के लिए भेजा गया। गलवान की घटना से पहले भारत के प्रधानमंत्री हर साल चीन के राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजते थे और शिष्टाचार के नाते वो सारे जिम्मेदारी निभाते थे जो 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक दूसरे के साथ निभानी चाहिए। और इसी चीज का ध्यान रखते हुए भारत सरकार कभी भी दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर बधाइयां नहीं देती थी, प्राइवेटली बधाई देती थी, वो सब ठीक है। लेकिन चीन क्योंकि इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए भारत सरकार कभी दलाई लामा को खुलकर बधाई नहीं देती थी। लेकिन इस बार भारत सरकार क्या प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर सार्वजनिक रूप से दलाई लामा को बधाई भेजी और चीन को यह बात बहुत बुरी लगी, बहुत चुभ गई
चीन के महान दार्शनिक लाओ त्सू ने कहा था कि खामोशी असीमित शक्ति की परिचायक होती है, और इस बार दलाई लामा को बधाई देकर और चीन को बधाई देने के मामले में चुप्पी साधकर भारत ने इसी शक्ति का परिचय दिया है। वैसे यहां पर हम चीन की सेना को एक ऐतिहासिक तथ्य भी बताना चाहते हैं, जिससे शायद ही दुनिया का कोई भी इतिहासकार इनकार कर पाएगा। इस इलाके में सिंधु नदी बहती है, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं। यह वही नदी है जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ये नदी भारत में सिर्फ लद्दाख में बहती है और बटालिक इलाके से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और ये नदी 4 से 5 हजार वर्ष पुरानी एक भारतीय सभ्यता के केंद्र में है। फिर भी चीन इस इलाके पर अपना दावा पूरी बेशर्मी के साथ करता है। इतना ही नहीं, सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है। सिंधु का उच्चारण फारसी भाषा में हिंदू के रूप में किया जाता है और कई लोग मानते हैं कि इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। फिर भी चीन को लगता है कि यह इलाका उसका है। आज जो सारी खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। चीन ने एक बार फिर से ये कोशिश की है कि दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से खराब हो जाएं। चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की, अपने सैनिकों को यहां तक भेज दिया, और चीन ने एक बार फिर से यहां के स्थानीय लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि यह इलाका चीन का है, यहां चीन का झंडा लहराएगा और उनकी मर्जी के बिना वो यहां दलाई लामा का जन्मदिन नहीं मना सकते। आज जी न्यूज की टीम ने डेमचौक में रहने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति से बात की है जो इस पूरी घटना का आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है, और उसका दावा है कि वो 6 जुलाई को हुई इस घटना के दौरान वहां पर मौजूद था। उन्होंने, इस व्यक्ति ने इस पर क्या कहा, आज पूरे देश को सुनना चाहिए, चीन को भी सुनना चाहिए, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। जी, झंडे में तो वो चीना भाषा में लिखा हुआ है, तो हमें पढ़ना नहीं आता है। तो उनका जो बात को ट्रांसलेट करने वाला जो आदमी है, हमारे तरह बात कर, वो बोलता है यहाँ मत मनाओ, चला जाओ है। जो वो वहाँ पे बैठा हुआ है वो ज़मीन ही हिंदुस्तान का ज़मीन है। तो पिछले साल 2020 के दिसंबर 10 तारीख को फिर वो लोग वहाँ पे आया था हमें भगाने के लिए। तो हम और इंडियन आर्मी, ITBP, SDM साहब, SHO साहब सभी डांट के बैठा, उनको हमने भगाया था। तब अभी वो जो नदी खुला है, जमा नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ आके फिर विरोध कर रहे हैं कि मत यहाँ पे मत मनाओ बोल रहे। हम दलाई लामा जी का जो पोस्टर जो बड़े बड़े लेके फिर हम नारा लगाते हैं कि सोसो लार गेलो संगेस की तनबा तर्शिक। वो जब नारा लगाते तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, एकदम तुरंत से आ जाते हैं, तो हमें बोलते भाग जाओ। आगे बढ़ने से पहले हम आपको वो वीडियो एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि स्थानीय लोग दलाई लामा के जन्मदिन पर एक उत्सव मना रहे हैं। इसमें आप देखिए, बड़े स्क्रीन पर आप देखिए, आपको आवाजें भी उसमें सुनाई देंगी। और फिर चीन के सैनिक वहां पर पहुंच गए। पंडित जी, लद्दाख में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग दलाई लामा के अनुयायी हैं। लद्दाख की आबादी करीब 2,80,000 है और इनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। पिछले साल जब गलवान की घटना हुई तब भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF का जिक्र भी आया था और कहा जाता है कि SFF भारतीय सेना की एक ऐसी फोर्स है जिसे बहुत गोपनीय रखा जाता है। इसमें करीब 3,500 सैनिक हैं और इनमें से ज्यादातर तिब्बत से आए शरणार्थी हैं। इस फोर्स को भारत और चीन की सीमा के पास दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाता है और ये वो इलाके हैं जहां लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। पिछले साल जब चीन की सेना पेंगोंग लेक के आसपास के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी तब इसी स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया था। जबकि चीन के सैनिक ज्यादा संख्या में थे
तब भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब क्योंकि स्पेशल फोर्स में ज्यादातर सैनिक तिब्बत से आए शरणार्थी हैं और ये लोग दलाई लामा को भगवान की तरह मानते हैं, इसलिए चीन की शक्तिशाली सेना के लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। आज भी ये सैनिक जब मोर्चे पर तैनात होते हैं तो इनकी जेबों में हमेशा दलाई लामा की तस्वीरें होती हैं। इसलिए चीन को ये बात पसंद नहीं आती कि लद्दाख में दलाई लामा के जन्मदिन पर कोई भी इस तरह का जश्न मनाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी जुलूस की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। दलाई लामा का नाम सुनकर चीन इतना नाराज क्यों हो जाता है, उसे इतना गुस्सा क्यों आता है, अब आप ये समझिए। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का महासागर। तिब्बत के लोग उन्हें अपना शिक्षक मानते हैं, भगवान भी मानते हैं। ऐसा शिक्षक जो उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और सही रास्ता दिखाता है। माना जाता है दलाई लामा ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म का फैसला किया। तिब्बत में दलाई लामा का इतिहास करीब 600 वर्ष पुराना है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि दलाई लामा अपने पुनर्जन्म को भी खुद ही तय कर सकते हैं और उनके पास उस शरीर को चुनने की भी क्षमता है जिस शरीर में वो दोबारा से पुनर्जन्म के बाद प्रवेश करना चाहते हैं, जिस शरीर में वो पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। इससे पहले वर्ष 1933 में 13वें दलाई लामा का निधन हुआ था। उस समय 14वें दलाई लामा की खोज में 4 वर्षों का समय लगा था। 14वें दलाई लामा इस समय 86 वर्ष के हैं और उनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है और 14वें दलाई लामा इस समय भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। अब उनके समर्थक अगले दलाई लामा की खोज कर रहे हैं। हालांकि चीन दलाई लामा के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है जो एक कठपुतली की तरह उसके सभी आदेशों का पालन करे। दलाई लामा ने अब तक आधिकारिक तौर पर अपने उत्तराधिकारी की बात नहीं की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगले दलाई लामा का जन्म किसी आजाद देश में होगा और वो कोई लड़की भी हो सकती है। पारंपरिक तौर पर दलाई लामा खुद ही अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और अपने निधन से पहले वो अपने अनुयायियों को ये बताकर जाते हैं कि अगले दलाई लामा कहां और किस स्थान पर मिलेंगे। लेकिन चीन चाहता है कि वो इस परंपरा को नष्ट कर दे। इस परंपरा को ना मानते हुए वो खुद ही नए दलाई लामा की घोषणा कर दे। कहने के लिए चीन के ये दलाई लामा तिब्बत के होंगे, लेकिन उनकी विचारधारा 100% चाइनीज होगी और ऐसे किसी दलाई लामा की खोज चीन इस समय कर रहा है। हालांकि तिब्बत में अगर किसी व्यक्ति के पास 14वें दलाई लामा की तस्वीर भी मिल जाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन उन्हें अलगाववादी मानता है। तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पंचेन लामा होते हैं। उनका पद भी दलाई लामा की तरह पुनर्जन्म पर ही आधारित होता है। वर्ष 1995 में तिब्बत में 6 वर्ष के एक बच्चे को पंचेन लामा का अगला अवतार माना गया था। हालांकि पंचेन लामा और उसके पूरे परिवार को उसके बाद से आज तक कभी किसी ने देखा नहीं, यानी उन्हें गायब कर दिया गया। तिब्बत के लोगों का दावा है कि उनके गायब होने के पीछे चीन का ही हाथ है। अब चीन अगले पंचेन लामा के साथ साथ दलाई लामा के उत्तराधिकारी का भी चुनाव करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि भले ही उसने आक्रमण करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन तिब्बत के लोग आज भी दलाई लामा के नेतृत्व में ही अपने देश की आज़ादी का इंतजार कर रहे हैं और भारत उनके लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है, क्योंकि भारत ने चीन की मर्जी के खिलाफ अपने देश में दलाई लामा को शरण दी है। आज से 70 साल पहले चीन ने बहुत चालाकी से तिब्बत पर कब्जा किया था और चीन की कोशिश तिब्बत की इस संस्कृति को नष्ट करके वहां कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार करने की थी। इसके लिए 1950 में चीन ने भोले भाले तिब्बतियों को पहले विकास का लालच दिया, फिर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर एक आजाद देश पर अतिक्रमण कर लिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया। चीन की सेना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो बौद्ध धर्म के मानने वालों पर बहुत सारे अत्याचार हुए और करीब 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 10 लाख लोगों की आप मान लीजिए हत्या कर दी गई। चीन ने तिब्बत में 6000 से ज्यादा बौद्ध मठों को नष्ट किया था। उस समय चीन उस समय दलाई लामा की भी हत्या कराना चाहता था और इस वजह से 1959 में
दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। दलाई लामा असम में तेजपुर के रास्ते भारत आए थे और तब भारत में उनका शानदार स्वागत हुआ था। दलाई लामा के साथ उनकी मां और उनकी बहन भी यहां पर आ गए और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भी यहां पर आए थे। ये उसी जमाने की तस्वीर है जो आप इस समय देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। दलाई लामा जब भारत आए थे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनकी काफी मदद की और फिर बाद में आने वाली सरकारों ने भी दलाई लामा को भारत में यहां रहने के लिए शरण दी। दलाई लामा के भारत आने के बाद तिब्बत के करीब 80,000 नागरिक भी भारत आ गए थे और कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन हुआ और पिछले 62 वर्षों से भारत दलाई लामा के दूसरे घर जैसा है। दलाई लामा और उनके समर्थक आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। अगर आप कभी धर्मशाला जाएंगे तो आप वहां जाकर इनका आश्रम देख सकते हैं, कैसे वहां से सरकार चलती है ये भी देख सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.